नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का टॉप 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और देखो, एक जो एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस चल रही है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 300 एमसीक्यूज देख रहे हैं, वो वही सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको बार बार पूछा गया है और जो इधर उधर दूसरे किताबों में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो नए सवाल पूछे जा रहे हैं वो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो इसमें आधा क्वेश्चन मैंने सब सारे नए रखे हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। तो ये पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, सारे नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हाँ, 15 क्वेश्चन के बाद से 16-17 क्वेश्चन के बाद ये मैंने कुछ पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं। उसका कारण ये, क्योंकि जब मैं एप्लीकेशन पे आपको लाइव क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ 300, उसमें एक सुबह शासन व्यवस्था वाला क्वेश्चन छूट गया है जो पीवाईक्यूज के थे। ठीक, तो इसलिए मैंने इसमें मर्ज कर दिया है। तो 15 क्वेश्चन आपको पूरे नए मिलेंगे फ्रेश शुरू के, और उसके बाद 15 पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक, तो हालांकि ये एप्लीकेशन में भी डलेगा, जो कोर्स आप लगातार पढ़ रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, और ये यूट्यूब पे भी डलने वाला है। ठीक, तो चलो, इस राज्य के मराठा सूबेदार विट्ठलराव दिनकर से संबंधित सत्य कथन की पहचान करना है आपको। पहला सवाल ही, तो मराठा सूबेदार विट्ठलराव दिनकर याद आ रहा है। विट्ठलराव दिनकर कौन है? सूबेदार। सब माही विभा के बससिया करके याद किए थे। सब से सूबेदार माही महिपतराव दिनकर, विभा विट्ठलराव, भवानी कालू, केशव गोविंद बससिया, बीकाजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम, हरि, सीताराम, टांटिया, यादव और दिवाकर, ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे सूबेदार थे। उसमें जो ये विट्ठलराव दिनकर है, इसको किस लिए याद किया जाता है, किस लिए याद रखा जाता है? कि इन्होंने परगना व्यवस्था की शुरुआत की। तो परगना व्यवस्था के लागूकर्ता पूछा जाए तो विट्ठलराव दिनकर है। तो इन्होंने कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभाजित कर दिया। छत्तीसगढ़ वाली व्यवस्था कौन किया था? कल्याण से किया हुआ था। तो 27 परगनों में विभाजित कर दिया। जी बिल्कुल, ये बात सही है। गौटिया के पद को बनाया रखा, वैसे ही जी बिल्कुल, गौटिया ऐसा पद था जो पूरा मराठा काल हो, कलचुरी काल हो या ब्रिटिश काल हो, ये ऐसे ही बना रहा। 1790 में परगना पद्धति को लागू किया। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। जैसे देखो, महिपत राव दिनकर का कार्यकाल कहां से कहां तक था? तो 1788 से 90 था। फिर विट्ठल राव का कार्यकाल 1790 से लेकर 96 तक रहा। ठीक है, माही विभा, भा से भवानी कालू करके याद किए थे, जिसको भगा दिए थे जल्दी। तो 96 से 97 किसका कार्यकाल हो जाता है? भवानी कालू का। फिर केशव गोविंद का 1797 से लेके 1797 से लेकर 1808 तक था। ऐसे आगे ये क्रम बढ़ते जाता है। तो विट्ठलराव दिनकर का कार्यकाल 1790 से 1796 तक रहा। जी बिल्कुल। और उन्होंने परगना पद्धति की शुरुआत भी 1790 में की। जी बिल्कुल, ये सारे बात सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, रायपुर परगने के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? ठीक है, तो रायपुर परगने के अंतर्गत याद रखना, कोंटा शामिल था, तरेंगा शामिल था, सिमगा शामिल था, राजिम शामिल नहीं था। तो कोंटा, तरेंगा, सिमगा ये शामिल है। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो राजिम शामिल नहीं था। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस ब्रिटिश अधीक्षक ने बस्तर एवं जयपुर जमींदारी के मध्य कोटपाड़ परगना संबंधी विवाद को सुलझाया? अब ये देखो, ये बस्तर, जयपुर और ये करौद राज्य, इस टाइप का आप शब्द पढ़ेंगे ना तो आपको सैंडिस याद आएगा, क्योंकि सैंडिस को मैंने थोड़ा अजीबोगरीब वर्ड से याद कराया था। संडास से, बिस्तर में कर दिया, इस टाइप के वर्ड से हम लोग याद कराए थे। ठीक है, तो वो बिस्तर में कर दिया, वो करौद वाला अलग है, और ये कोटपाड़ जो परगना संबंधी विवाद है ना, उसको सुलझाने वाला अलग है। तो कोटपाड़ संबंधी विवाद को सुलझाने वाला कौन है? एगेन्यू। कहाँ? एगेन्यू। इन्होंने धमतरी में मुलाकात भी की, 1819 में धमतरी में मुलाकात की। ठीक है, उस बात को आप याद रखना। तो कैप्टन एगेन्यू याद रखिएगा। ठीक है, कौन? कैप्टन एगेन्यू। महिपाल देव एगेन्यू की मुलाकात धमतरी के राजूर नामक क्षेत्र में होती है इसी विवाद को सुलझाने के लिए। तो किस ब्रिटिश अधीक्षक ने बस्तर एवं जयपुर जमींदारी के मध्य कोटपाड़ परगना संबंधी विवाद को सुलझाया? कैप्टन एगेन्यू ने। ठीक है, चलिए। नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस द्वारा मराठा राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण संबंधी घोषणा कब की गई? बहुत सारी ये डेट है आजकल, अब ये डेट पूछा जा रहा है क्रमानुसार, सबको जमाने पूछा जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना होगा। 31 मई 1818। ठीक है, 31 मई 1818 नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस द्वारा मराठा राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण संबंधी घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई है 31 मई 1818। डेट याद रखना।
कैप्टन एगेन्यू से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, जो जितने ऐप में पेड वाले बच्चे देख रहे होंगे इसको, तो दो फोल्डर डले हुए हैं एमसीक्यूज के। मॉडर्न हिस्ट्री में भी दो फोल्डर डले हुए हैं, एक नॉर्मल जिसमें लगभग 300 एमसीक्यूज करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के, एक और लेटेस्ट न्यू एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री करके डल रहा है ना। ये फोल्डर में कंफ्यूज मत होना, पुराना नया करके नहीं है, ये सबको देखना है आपको। ये जो न्यू एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज हैं जो नए फ्रेम करवा रहा हूँ मैं अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। वहाँ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, जहाँ से कोई जानकारी नहीं रखता है, कौन सी किताब से पता ही नहीं चल रहा है, वहाँ से एमसीक्यूज ढूंढ ढांड के खोज खाज के लाएंगे और इस फोल्डर में डालेंगे। ठीक है, इस फोल्डर में डालेंगे, तो वो न्यू एमसीक्यूज वाले को भी देखना है, इसको भी देखना है, आपको दोनों कवर करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। कैप्टन एगेन्यू से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। सावंत भारती का विद्रोह इसी के समय हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, देखो, जो ब्रिटिश अधीक्षकों का कार्यकाल था वो 1818 से 1830 तक था। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग आए? एडमंड आया सबसे पहले, फिर एगेन्यू आया। एडमंड एगेन्यू ए हज भी लेकर करके याद किए थे, ए हज भी लेकर, तो ए एडमंड एगेन्यू। हंटर था, हंटर, फिर ए एडमंड एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, वी से विल्किंसन और लेकर कर कर क्रॉफर्ड। अब इनका कार्यकाल क्या था याद करो, इन लोगों का कार्यकाल क्या था? तो एडमंड का कार्यकाल 1818 था, एगेन्यू का कार्यकाल 1818 से 25 था, हंटर का 1825, देखो 18 में खत्म, 18 में शुरू, 25 में खत्म, 25 में शुरू, फिर ये 1825 से शुरू, 28 में खत्म, ये 28 से शुरू, और ये 1828 से 30। ये कितना याद रखना आसान है, ये सब क्रम को आप याद रखें। आजकल ये पीरियड भी पूछ दिया जाता है तो आपको याद रखना है। अब एडमंड में ड ड ड ड ड ड करके आ रहा ना, तो डोंगरगढ़ का विद्रोह, एक डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ एडमंड के समय में। ठीक है, डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ एडमंड के समय में, इस विद्रोह को आपको याद रखना है, डोंगरगढ़, ड ड ड डोंगरगढ़। 1818 में ही नवागढ़ का विद्रोह भी होता है, ये 1818 में होता है। 1818 में ही एक नवागढ़ का विद्रोह भी होता है, नवागढ़ महारसिया जमींदार लोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 1818 वाला विद्रोह है वो एगेन्यू के टाइम का है। एगेन्यू के समय में 4-5 विद्रोह हो गए, जैसे नवागढ़ का महारसिया जमींदार वाला विद्रोह हो गया, 1818 से 25 गोड़ विद्रोह हो गया, 1819 सोना खान का विद्रोह हो गया, राम साय जी ने किया था, वीरनारायण सिंह के पिताजी। ठीक, परलकोट का विद्रोह हो गया। ठीक है, परलकोट का विद्रोह भी एगेन्यू के समय में है, 24-25 का। फिर एक सावंत भारतीय विद्रोह, टोटल 5 विद्रोह हुए, 4 का डेट मिलता है, 5वां जो सावंत भारतीय विद्रोह है वो नहीं मिलता। तो ये सत्य कथन पूछा है, तो सावंत भारतीय का विद्रोह इसी समय हुआ? जी बिल्कुल हुआ। इसने वस्तु विनिमय को बढ़ावा दिया? नहीं। जब हम लोग एगेन्यू पढ़े ना, तो एगेन्यू में पूरा न्यू न्यू करके याद किए थे, न्यू एगेन्यू, न्यू क्या न्यू कर दिया? न्यू कैपिटल कर दिया। न्यू कैपिटल यानी कि इसने राजधानी को रतनपुर से रायपुर लेकर आया, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था फेरबदल कर दिया, प्रशासनिक व्यवस्था पुनर्गठन किया कि नहीं किया? पढ़े, न्यू 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 सिस्टम करके हम लोग क्या याद किए थे। फिर एक और न्यू सिस्टम लेके आया, क्या न्यू सिस्टम लेके आया? तो जो पहले वस्तु विनिमय चलता था, बार्टर सिस्टम, एक सामान लो दूसरा सामान दो, गेहूं है गेहूं लो, सब्जी सब्जी दो, ऐसे पैसे नहीं चलते थे, मतलब चलते थे लेकिन उतने नहीं। तो इसने वस्तु विनिमय के स्थान पर किसको बढ़ावा दिया? मुद्रा विनिमय को, है ना, मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज को बढ़ावा दिया था, मुद्रा विनिमय को बढ़ावा नहीं दिया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। वस्तु विनिमय को बढ़ावा नहीं दिया था, मुद्रा विनिमय को दिया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात ऐसा पूरा न्यू न्यू करके हम लोगों ने याद किया था। नया किस्त में दे सकते हो, 3 किस्त में पेमेंट कर सकते हो, ये सब हम लोग पढ़े थे। गौटिया के पद को यथावत रखा और पटेल के पद को समाप्त कर दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो पटेल पद है ये बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया था। लेकिन गौटिया एक ऐसा पद था, मैंने बताया, जो कलचुरी काल में भी रहा, मराठाओं के समय में भी रहा और ब्रिटिश के समय में भी रहा। सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की? जी बिल्कुल। तो इसका आंसर 1, 3, 4 सही है। ठीक है, 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। चांदनी ऑप्शन सही से नहीं करवाई, क्या सुधरवाया पता नहीं। चलिए, ये मैं कुछ इसमें चेंजेस करवा के और डलवा दूंगा इनकेस, नहीं तो आप थोड़ा बहुत
माइनर चेंजेस देख लेंगे। जेनकिंस ने किस वर्ष में रतनपुर की यात्रा की? तो ये 1818 में ही है। जेनकिंस ने किस वर्ष रतनपुर की यात्रा की? 1818 में। क्योंकि देखो अभी तक कोई पूछा जाता है कि ब्लंट ने कब यात्रा की, ठीक, अलग अलग लोगों के, फॉरेस्टर ने कब यात्रा की, ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन जेनकिंस से अभी तक सवाल नहीं बने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सवाल बनवा के डाला हुआ है। जेनकिंस ने किस वर्ष में रतनपुर की यात्रा की? तो ये 1818 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैप्टन सैंडिस से संबंधित सत्य तथ्य की पहचान करें, सत्य कथन की पहचान करें। कैप्टन सैंडिस से संबंधी तो बस्तर और कालाहांडी करौद जमींदारी का विवाद इन्हीं के शासनकाल में हुआ क्या? जी बिल्कुल, बिस्तर में ही कर दिया करके हम याद किए थे। सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे क्या? जी बिल्कुल, सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। एगेन्यू से ज्यादा अधिकार संपन्न थे, ठीक है, एगेन्यू से ज्यादा अधिकार संपन्न थे, ठीक है, मतलब ज्यादा अधिकार मिला होता। 13 दिसंबर 1826 को अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य समझौता हुआ। जी बिल्कुल। अब बोले सर रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य समझौता, आपको याद आ रहा होगा ब्रिटिश अधीक्षकों का कार्यकाल 1818 से 1830 तक था। इसके बाद 1830 से 54 रघुजी तृतीय को रूल करने मिल जाता है, रघुजी तृतीय को रूल करने मिल जाता है, ठीक। अब सैंडिस के बाद और कौन आए? ए हंटर, सैंडिस, विल्किंसन आए, क्रॉफर्ड आए, लेकिन याद रखना अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक क्रॉफर्ड। अगर सत्ता हस्तांतरण पूछा जाए ना, सत्ता हस्तांतरण तो वो क्रॉफर्ड के समय में हुआ है। किसके समय में? क्रॉफर्ड के समय में हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इनके बीच समझौता कब हुआ, रघुजी और अंग्रेजी, तो 13 दिसंबर 1826 को हुआ। तो ये सैंडिस का कार्यकाल था, ठीक है। किसका कार्यकाल था? सैंडिस का। क्योंकि देखो ये 1818 एडमंड का था, 1818 से 25 एगेन्यू का, फिर 1825 में हंटर, फिर 1825 से 28 सैंडिस का कार्यकाल है। तो ये बिल्कुल बात सही है। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था हंटर ने प्रारंभ किया? नहीं, हंटर ने नहीं किया, सैंडिस ने किया, इसलिए बात गलत हो जाती है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। डाक तार व्यवस्था सैंडिस, ड सैंडिस में ड भी आ रहा है, ऐसे रिलेट कर लेना। अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलवाया, ये भी कौन? सैंडिस ने किया, ठीक है। तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसमें सही और गलत जवाब देना है। जिलेदार की नियुक्ति रघुजी तृतीय द्वारा की गई थी? जी बिल्कुल। अभी हम 1818 से 30 जब पढ़ाइए कि ये ब्रिटिश अधीक्षकों का समय था, यानी कि आंग्ल मराठा शासन चल रहा था, और 1830 के बाद किसको दे दिए गद्दी? तो रघुजी तृतीय को पकड़ा दिए। अब रघुजी तृतीय ने क्या किया? जिलेदारों के माध्यम से शासन किया। और जिलेदार कौन थे? वो याद आ रहा होगा, क्रिश गो करके हमने याद किए थे, कृष्णा राव अप्पा, फिर अमृत राव अप्पा, फिर सा से क्रिश सदरुद्दीन, फिर दादा से ही दुर्गा प्रसाद, इंदू पढ़े थे, इंदू दोनों क्या थे? सखा थे, तो सखाराम हरि, सखाराम बापू या सखाराम ऐसे कुछ नाम था, सखाराम बापू, दुर्गा इंदू सखी थे, ठीक है। बीकाजी, फिर गोविंद राव अप्पा, गोपाल राव अप्पा, ये लाइन से जिलेदार हुए जिनकी नियुक्ति किसने की थी? रघुजी तृतीय ने की थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ में 1829 में ठगों का दमन हुआ? नहीं, जो ठगों का दमन हुआ स्लीमैन की मदद से, वो तो इंडिया, ओवरऑल इंडिया में हुआ। छत्तीसगढ़ में ये काम 1830 में हुआ है। छत्तीसगढ़ में काम 1830 में हुआ, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, जिलादार का मुख्यालय रतनपुर का था? नहीं, तो जब से एगेन्यू ने ट्रांसफर किया था ना, तो सारे मुख्यालय रायपुर ही मानना, तो ये रतनपुर नहीं है, ये क्या है? रायपुर है, इसलिए तीसरा पॉइंट भी गलत हो जाता है। 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों और भोसला के मध्य संधि हुई, तो ये बात सही है। 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों और भोसला के मध्य संधि हुई, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब है सत्य पूछा ना सही, तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ में अनाज के रूप में ऋण दिया जाता था और उसे बाद में किस रूप में वसूला जाता था? अनाज के रूप में लोन देते थे, लेकिन बाद में जो वसूलते थे तो ब्याज बोल रहे हैं, सूद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे? सवाया या ड्योड़ी भी बोलते हैं इसको, ड्योड़ा, सवाया ड्योड़ा। तो छत्तीसगढ़ में अनाज के रूप में ऋण दिया जाता था और उसे बाद में किस रूप में वसूला जाता था? सवाया, जिसको डोड़ा भी बोलते हैं। 10वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, सूबेदार फडणवीस, नायब फडणवीस कमविसदार को अपने क्षेत्र से प्रति ग्राम कितने रुपए मिलता था? तो इनको 1 ग्राम में 1 रुपए मिलता था, 1 ग्राम में 1 रुपए, 1 रुपए प्रति ग्राम। क्लियर? देखो, जो इसको YouTube में देख रहे होंगे इनके लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप मंडी उप निरीक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं, मंडी उप निरीक्षक की, तो बाजू में कोर्स डिस्प्ले हो रहा होगा, पूरा डिटेल वहाँ पे जानकारी दे दी गई है, बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है। और या तो आप
इस नंबर पर 8770123687 इस नंबर पर भी कांटेक्ट लिख करके अलग से जानकारी ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो मैं बोलूँगा अभी से परचेस करिए, इसके लिए मैं इंसिस्ट करूँगा। इसके अलावा CGPSC प्री का क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हैं। इसमें अब नए ऐसी कलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काम आना है। ठीक है, तो ताबड़तोड़ तैयारी अगर करनी है आपको तो उसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए मैंने बता दिया इस नंबर, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए। मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सुमिलित कीजिए, तो कर लो भैया। बख्शी, तो सेना बख्श दी, ऐसा तो सेना के भुगतान में प्रभारी बख्शी। सिक्के नवीस, तो सिक्का से ही याद कर लेना, तो मुहर व सील के प्रभारी सिक्का नवीस। नायब फड़नवीस, जैसे तहसीलदार का सहायता करने के लिए नायब तहसीलदार, अकाउंट ऑफिसर का AAO रहता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। वैसे फडणवीस का सहायक कौन था? नायब फडणवीस। और अमीन क्या करता था? राजस्व संबंधी हिसाब किताब देखता था। तो 4 3 2 1 करके आप इसको जमा लीजिएगा। निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। बाड़ी यह साहूकारों से लिया गया ऋण होता था। ठीक है, वो एक आधी जगह क्वेश्चन मिस्टेक था, तो मैं और उसको PDF को सुधरा के नहीं डाल रहा हूँ, इसी को ही डलवा देंगे। एक क्वेश्चन तो मैंने ऑप्शन चेंज करवा दिए थे। ठीक है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। बाड़ी मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर कोई छोटी सी बात मैं बोले रहूँ और अरे सर नहीं हुआ, वो PDF अपलोड ही नहीं हुआ, PDF अपलोड नहीं, जबकि वो 1 ही सेकंड का है ना, उसमें बस ध्यान देने की बात है, तो इसलिए कोई परेशान ना करके मैंने बता दिया। ठीक है, कि यही PDF अपलोड है। बाड़ी यह साहूकारों से लिया गया ऋण होता था। जी बिल्कुल, बाड़ी यह साहूकारों से लिया गया ऋण होता था। मराठा काल में प्रति हल के पीछे 10 से 16 रुपए के बीच लगान वसूला जाता था। ये भी बात सही है। मुद्रा, ये मराठा काल की मुद्रा की बात की जा रही है। मुद्रा मराठा, नागपुरी रुपये का प्रचलन था, ये भी सही है। ठीक है, क्यों? ये मराठा काल की बात हो रही है, तो मराठा काल में नागपुरी रुपये का प्रचलन था, पूछा जाए तो सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये नागपुरी रुपया 1855 में आके बंद हो जाता है। ठीक है, 1855-56 के आसपास नागपुरी रुपया को बंद करके नया मुद्रा को चालू किया जाता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला रहता है। तो नागपुरी मुद्रा रुपये को बंद किया जाता है, लेकिन मराठा काल में नागपुरी रुपये का प्रचलन था। ठीक, चलिए। छत्तीसगढ़ के जिलेदार को क्रमानुसार जमाइए, तो मैं तो इसको बता दिया। कृष्णा राव, क्रीस में ही क्री अ और स छुपा हुआ है, तो अमृत राव, सदरुद्दीन, फिर दादा से दुर्गा प्रसाद, दोनों क्या है? दुर्गा और इंदू, इंदू क्या है? सहेली हैं, तो दुर्गा इंदू। उसके बाद सहेली मतलब सखा है, तो सखाराम बापू। फिर गोविंद गोपाल, तो गोविंद रावप्पा, गोपाल रावप्पा। ये उस हिसाब से आप जमा लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा मैं कोड बता दिया हूँ। अब ये देखो, निम्नलिखित कथन में असत्य कथन। अब ये बात को हमेशा गौर किया करो कि सत्य कथन पूछा है, असत्य कथन पूछा हुआ है, तो ये पूछा हुआ है असत्य कथन। और अभी नए जो ट्रेंड बदल रहे हैं ना एग्जाम के, उसमें ना ये डीप सवाल आपको करने पड़ेंगे। नहीं करोगे ना तो फिर चूर रह जाओगे। तो जितने भी ये स्टूडेंट ऐप में देख रहे होंगे, मैं ये बोलूँगा कि आप सिर्फ थ्योरी तक सीमित मत रहें। जब मैं आपको MCQ करा के दे रहा हूँ तो उस MCQ की वैल्यू कीजिए, उसको पढ़ा कीजिए। ठीक है, MCQ वाला देखते नहीं, जब तक नहीं देखोगे तो वो थ्योरी भी याद नहीं होगा। एक बार देख लिए रहोगे ना तो उसका ध्यान जाएगा। ठीक है, और ये क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा हुआ है। तो धमधा के गोड़ जमींदारों का विद्रोह 1830 में हुआ था। अब देखो, अब ये MCQ में पढ़ लिया ना, अब आपका ध्यान जाएगा। अब मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री में बात करूंगा ना कि गोड़ विद्रोह जो है, गोड़ जमींदार का विद्रोह, ये 3 बार हो गया, तो आपको ध्यान आ जाएगा। हाँ सर, एक बार 1818 से 25 में हुआ है क्या? एक बार 1830 में भी हो गया क्या? उसके बाद एक बार 1932 में भी हो गया क्या? 2 गोड़ करके याद किए थे 1932 में। ठीक, तो 1932 में भी गोड़ विद्रोह हुआ, तो 2-3 बार हुआ है गोड़ विद्रोह, तो उस बात को आप याद रखें। तो धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह 1830 में हुआ, ये सही है। अभी मैं सही और गलत को टिक मार रहा हूँ, उसके बाद अपन गलत वाले को आंसर चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बरगढ़ का विद्रोह 1833-1847 में हुआ। नहीं, बरगढ़ का विद्रोह आपको याद आ रहा होगा, पूरा ABCD करके हम लोग याद किए थे। अजीत सिंह, उसका पुत्र बलराम सिंह, C से 3, मतलब C से 3, तो 1833 में चालू हुआ था, लेकिन ये 45 तक चला था, ना कि 47। ठीक है, तो ये 1833 से 45 तक चला था, ना कि 43। और D से देवनाथ सिंह, वो देवनाथ की वजह से ये विद्रोह मतलब दबा दिया जाता है उसकी सहायता से। तो ABCD, और B से बरगढ़ भी हम लोग पढ़े, तो बरगढ़ का विद्रोह, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? 1833 से नो डाउट स्टार्ट होता है, लेकिन खत्म 45 में होता है। ठीक, तो ये वाला बात गलत हो गया। रघुजी तिथि की मृत्यु 1854 में हुई, नहीं 1853 में हुई। ठीक है, 1853 में हुई। और उसके बाद वो गोद लेने वाली प्रक्रिया, ये सबको बंद करके डलहौजी ने क्या कर दिया? हड़प नीति के तहत हड़प लिया। तो 1854 में भले हड़प नीति के तहत ये छिना गया, लेकिन रघुजी तिथि की मृत्यु 1853 में हुई, तो ये बात भी गलत हो जाता है। छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार गोपाल रावप्पा थे, गोविंद गोपाल। जी बिल्कुल, तो इसमें 1 और 4 सही है, लेकिन हमको सही वाला नहीं पूछा है, असत्य वाला पूछा है। तो असत्य कौन सा है? 2 और 3 है, तो ये हो गया हमारा 2 और 3। इस तरीके से इतने बारीकी से आपको पढ़ के आंसर टिक लगाना होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पुनः भोसला शासक से संबंधित असत्य कथन क्या है? गलत। तो छत्तीसगढ़ में 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोल दिया ना, तो छत्तीसगढ़ वाले शब्द में आपको ध्यान देना है। जो 1830 में सती प्रथा लगाया, तो ये लाइन से ना 3 साल है,
1829, 30, 31, तो अलग अलग प्रेसिडेंसी में कभी कोई 1829 में लागू हो गया, भारत लेवल पर बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ को छोड़ के। फिर 1830 में दूसरे जगह हुआ। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में इस समय रघुजी तृतीय रूल कर रहे थे, है ना। तो छत्तीसगढ़ में 1831 में हुआ है, तो ये बात गलत हो जाती है। छत्तीसगढ़ में कब हुआ? 1831 में हुआ। प्रतिबंध लगा, बिल्कुल नो डाउट लगा, लेकिन 1831 में लगा। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, बात सही है। काहे? क्योंकि 1830 से 54 किसने रूल किया? रघुजी तृतीय ने रूल किया। रघुजी तृतीय ने 2 ताहूदारी प्रथा लागू की सिरपुर और खरौद में। आपको याद आएगा, हाँ ताहूदारी प्रथा तो पढ़ाए थे, सिरपुर और खरौद, हाँ हाँ वही था। नहीं नहीं, ऐसी चीज आपको याद होना चाहिए। देखो 2 ताहूदारी प्रथा चालू हुआ था। एक याद करो, एक कैप्टन सैंडिस के टाइम में ताहूदारी प्रथा चालू हुआ। सैंडिस के टाइम में कौन कौन सा ताहूदारी था? लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा। और रघुजी तृतीय के समय में, रघुजी तृतीय के समय में भी 2 था, सिरपुर और लवण, सिरपुर और लवण। तो सिरपुर जो था वो 1843 में और ये 1848 में, ठीक है। लोरमी 1826 में और तरेंगा 1828 में। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्लियर? चलो, तो 2 ताहूदारी सिरपुर और लवण, खरौद नहीं लवण, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पूना भोसला शासन का कार्यकाल 1830 से 54 तक रहा। जी बिल्कुल, पूना भोसला शासन 1830 से 54, उसके बाद ये गद्दी इनसे छिना गई थी। तो इसमें पूछा है असत्य, असत्य मतलब 1, 3, 4 असत्य है, नहीं 1 और 3 असत्य है, चौथा तो सही है। तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, रघुजी तृतीय और तृतीय द्वारा किस स्थान में चल रही नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया था? तो ये बस्तर और करौद में, ठीक है, बस्तर और करौद, याद रखना। रघुजी तृतीय द्वारा किस स्थान में चल रही नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया? बस्तर और करौद, इस बात को आप याद रखेंगे। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? अब यहां से देखो सुबह शासन वाला, क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा 300 का रेडी हो गया था और सुबह शासन से संबंधित क्वेश्चन जो है वो छूट गए थे, तो इसलिए मैं नए क्वेश्चन के साथ ये वाला हिस्सा, इसके बाद का मैं नहीं बोलूंगा कि जैसे यूट्यूब में जो देख रहे होंगे थंबनेल, ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। ये वाला मिल जाए, नीचे का, ऊपर का पूरा प्लेन नया होगा। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? तो सब माही विभाग के बससिया माही से याद किए थे महिपत राव दिनकर, है ना। और अंतिम कौन थे? यादवराव दिवाकर, और उनका कार्यकाल भी मैं पूरा याद कराया था। इस राज्य का मराठा सूबेदार में से कौन था जिसके शासन में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो कोलब्रुक, का से कोलब्रुक, का से केशव गोविंद, केशव गोविंद के समय आए थे। तो का से कोलब्रुक, का से केशव गोविंद। ट ठ करके याद किए थे, ब्लंट, ठ विठल राव दिनकर। फिर फॉरेस्टर और लैंकी महिपत राव के समय आए थे। इसमें से जो लैंकी था ये आनंदीबाई के समय आया था, मतलब थे तो पैरेलली महिपत राव के समय में, ठीक। बाकी सब वेंकोजी भोसले, तो याद किए थे, आनंदीबाई, लौकी लिथिया से रिलेट किए थे, है ना। चलो, पिंडारियों की शक्ति पूर्णतः कब नष्ट हो गई? ये पिंडारी देखो लुटेरों का झुंड रहा करता था, जो पेंड्रा क्षेत्र में निवास करते थे, और बोला था पिंडारी को, जैसे उसका नाम पेंड्रा भी पड़ गया। उनके प्रमुख को क्या बुलाता था? लवरिया। क्या बोलता था? लवरिया। ये 25,000 लुटेरों का झुंड था और उनका निवास स्थान कौन सा था? पेंड्रा क्षेत्र था, है ना। इसका प्रथम आक्रमण, जहां भगवान है वहीं प्रथम आक्रमण होगा, मतलब भगवान है वहीं राक्षस लोग हैं, ऐसा लुटेरे लोग हैं। तो केशव गोविंद के समय प्रथम आक्रमण हुआ। एकदम अत्याचार किसके समय हुआ? बीकाजी गोपाल के समय हुआ, बिग गैस सेलेक्ट कर लेना। और अंत हुआ यादवराव दिवाकर के शासनकाल में, जो कि 1818 में था, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? तो देखो प्रारंभ ना केशव गोविंद के समय में हो गया। किसके समय में? केशव गोविंद। और चरम सीमा बीकाजी गोपाल के समय में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में केशव गोविंद है ही नहीं, ये सिर्फ बीकाजी गोपाल है, इसलिए इसको आंसर लेना पड़ गया। बाकी मैं जो बताया हूँ, शुरू किसके समय हुआ? केशव गोविंद के समय में, चरम सीमा बीकाजी गोपाल, और अंत हुआ यादवराव दिवाकर के समय। इसको करना। कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? तो कौन सी है? आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष हो महिपत राव का, जी बिल्कुल ये सही है। केशव गोविंद पिंडारी आक्रमण से रक्षा की, क्या? जी बिल्कुल ये भी सही है। और बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, ये भी सही है। सखाराम हरी बस्तर जमींदार पर आक्रमण, ये सब नहीं है। ये बिक गया था करके इसको भी याद किए थे, सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप, बीकाजी गोपाल। ये चौथा वाला गलत है, और ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की? परगना बोले तो विठल राव दिनकर, ठीक है। चालू करने वाला जन्मदाता विठल राव दिनकर। सूत्रधार बोले बिंबाजी भोसले, 20 करके याद किए थे, 20 बिंबाजी सा सूत्रधार।
और अगर बात की जाए सूबा शासन की तो वो व्यंकोजी भोसले हैं। और परगना पद्धति के जब तो पढ़ लिए, वहीं सूबा शासन व्यवस्था के लिए राजधानी रतनपुर थी। ठीक है, सूबा शासन व्यवस्था के लिए राजधानी रतनपुर थी, लेकिन फिर बाद में जब अंग्रेज आए तब राजधानी रायपुर कर दिए, तो सारा चीज फिर रायपुर शिफ्ट हो गया। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय है। सूबा व्यवस्था के समय पूछा है तो रतनपुर है ना, सूबा व्यवस्था के समय पूछा है तो रतनपुर है। मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे कि नहीं? ये नागपुर भूसला शासक के प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि मात्र थे, है ना। देख लेते, 2-3 ऑप्शन तो नहीं है, प्रतिनिधि ही थे, एक ही ऑप्शन है, प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। और यही नीचे बताया गया, सूबेदार छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन अधिकारी थे, ना कि प्रतिनिधि और ना ही शासक। मराठा शासक ही शासन करते थे। सूबेदारों का चयन किसके हिसाब से किया था? कर संग्रहणकर्ता के हिसाब से। और यह पद वंश परंपरागत पर नहीं आधारित था। ठीक है, मतलब जो ज्यादा टैक्स वसूल के लेके आएगा उसी को ही दिया जाएगा। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपतराव के समय में शासन की सारी शक्तियां नंदीबाई के हाथों में थी। बिल्कुल। विट्ठल और दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। जी बिल्कुल। सूबेदार भिकाजी गोपाल के समय क्षेत्र में पिंडारियों ने लूट की। जी बिल्कुल, तीनों बातें सही हैं, 1, 2, 3 सभी बातें सही। विट्ठल दिनकर का कार्यकाल क्या था? तो ये 90 से 96 था। ये पूरा मैं पढ़ाया हूँ आपको, 90 से 96, एक 88 से 90 महिपत राव का, 90 से 96 विट्ठल राव, 96 97 विभा के भवानी कालू 96 97 था। ठीक है, केशव गोविंद 97 से 1808। तो ये पूरा याद रखना लाइन से। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? तो यादवराव दिवाकर। कौन? यादवराव दिवाकर। फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया? तो महिपत राव के समय में, 1790 में आया। यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? तो 1795 में आए थे। और ये 30वां सवाल आखिरी है। ये पूरा कार्यकाल तो मैंने याद कराया है। व्यंकोजी भोसले के शासन में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने काम किया। तो ये क्रम अनुसार जमा लेना आप। और ये पूरा ईयर मैं याद कराया हूँ, एकदम आसान था। इसमें फिर से मैं बता देता हूँ आपको। सब माही, सबसे सूबेदार माही से महिपत राव दिनकर, विभा वी और भा विट्ठल राव भवानी कालू, के बससिया ब ससिया। ये पूरा कोड माध्यम से याद क्या थे? तो महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सकाराम हरि, सीताराम टांटिया, यादव दिवाकर। उसमें देखो, स से सकाराम, स सीताराम, स 17 ये था। ठीक है, ये फिर 17 से 18 हो जाएगा, ये हम लोग याद किए थे। ठीक, फिर 88 से 90, 90 से 96 तो राउंड फिगर वाला था। भवानी कालू था तो जल्दी भगा दिए, 96 से 97। फिर केशव गोविंद लंबे समझ लेते, भगवान है नाम तो लंबे समझ ले, तो 17वां में भी था और 18वां में भी था, तो 7 से 8। फिर बीकाजी पिंडरी, ये बिक गए तो जल्दी भगा दिए, बिक गए नहीं बिके हो, ऐसा रिलेट करके याद किए थे। तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, खुद देखो अभी इसको। याद करने की कोशिश करना। महिपत राव दिनकर 1788 से 90 था, ये 90 से 96 था। भवानी कालू भगा दिए तो 96 से 97। और ये केशव गोविंद भगवान थे भाई, तो लंबे समय तक थे, तो 1808। फिर बिक गए, नहीं बिका, तो 1808 से नहीं से 1809। ठीक, फिर 1809 से लेकर ये 17, ये खाली 1817, और ये 1817 से 18। ठीक है, तो ये पूरे 30 क्वेश्चन हुए समाप्त। एमसीक्यूज को करते जाइएगा, तब आपकी सब्जेक्ट पर अच्छी खासी पकड़ बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।